Hello everyone and welcome to another revisionary lecture for CA Final Law November 20 onwards, and in this lecture we are taking up a discussion with respect to all the appeals of economic law and securities law, and insolvency bankruptcy code we are not taking up here due to the reason that it does not have any similar provision जिसकी वजह से आपको कोई confusion हो. So primary reason for creating a separate discussion for this particular topic is end में after going through the course and during the exam time आपको एक confusion रह सकता है कि सर इसके अंदर particular में authority क्या थी, इसके अंदर टाइम लिमिट क्या था, इसके अंदर अपीलेबल ऑर्डर क्या थे. तो ये सब चीज़ अगर वी हैव टू बी थॉरली क्लियर विद दिस कंसेप्ट्स, तो उस वजह से आई एम मेकिंग अ सेपरेट वीडियो फॉर दिस. एंड आफ्टर दिस यू विल बी वेल वर्स्ड विद ऑल द प्रोविजन, सारे एक जगह समराइज हो जाएंगे. सो एडिक्वेटली अगर हम देखें तो टाइम, परफेक्ट टाइम टू व्यू दिस लेक्चर इज after you are done with the syllabus, so that you have a fair idea कि हमने क्या क्या पढ़ा है, and then we are able to summarize, right? So उससे पहले मत पढ़ना, because इसके अंदर आसपास की जो चीज़ें हैं like the adjudication and everything, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस नहीं कर रहे. we are primarily focused on the authorities, time limits and disposals. ठीक है, तो वो चीज़ें आपको ज़रा पहले से पता होनी चाहिए, and then you will be able to use this lecture very adequately. Secondly, I am intending to make this lecture for your 1.5 days also. So comparatively, when we start the discussion, the speed would be a little bit faster than compared to our normal lectures, right? And notes used in this video can be accessed through the description, link provided in the description, तो आपको PDF उसका मिल जाएगा. Okay, and also one more thing, many students after summarization also they think that क्या इसके अंदर हम और भी कोई ऐसे कॉमन एंड अनकॉमन पॉइंट्स के कोई नोट्स बना सकते हैं क्या, कि फॉर एग्जांपल इन ट्रिब्यूनल, ऑल द ट्रिब्यूनल्स मेजरली द टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग द अपील इज 45 डेज. इसके अंदर एक्सटेंशंस का ये है, इसके अंदर मतलब कॉमन इन जगहों पे एक्सटेंशन इतने टाइम का है, इन जगहों पे ऐसा है. आई विल नॉट रिकमेंड दैट, बिकॉज एज वी से ओवर एनालिसिस लीड्स टू पैरालिसिस. तो वो क्यों हो जाएगा, इतनी समरीज क्रिएट होने के बाद आपको दिक्कत नहीं आएगी. प्लस आपको जो एक याद करने के लिए चाहिए कि मेजॉरिटी जगह पे क्या क्या हो रहा है, दोज ऑल पॉइंट्स आई विल बी कवरिंग साइड बाय साइड ओरली. आपको लगे तो वो लिख लेना, दैट विल ईज योर लर्निंग थिंग, राइट? तो उसमें आपको इशू नहीं आएगा. एंड let's start the discussion now. So first act we are taking up for discussion is SEBI Act 1992. 15T, section 15T कहता है appeal to the securities appellate tribunal by the aggrieved person. अब aggrieved मतलब उसको गलत लगा है, उसको दुख हुआ है, उसको लगा है कि ठीक नहीं है. अब ये क्या ठीक नहीं है, कौन सा ऑर्डर ठीक नहीं है? ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेटिंग ऑफिसर. एडजुडिकेटिंग ऑफिसर की बात कहाँ होती है? इट इज टॉक्ड इन सेक्शन नंबर 15I एंड सेक्शन नंबर 15J, जिसके अंदर हम कहते थे कि डिवीजन चीफ से लोअर कोई रैंक का बंदा एडजुडिकेटिंग ऑफिसर नहीं बनेगा. तो उसके ऑर्डर के अगेंस्ट उसको सेक्शन 50T में जाना है, सिक्योरिटीज एपीलेट ट्रिब्यूनल. फिर ऑर्डर ऑफ सेबी, अगर कोई सेबी ने ऑर्डर पास किया है, और इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी. तो इन दोनों अथॉरिटीज के अगेंस्ट भी जो है अपील इज फाइल्ड टू सिक्योरिटीज एपीलेट ट्रिब्यूनल इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सेबी एक्ट ओनली. अब ये कब तक, टाइम लिमिट क्या है इसकी? विद इन 45 डेज ऑफ द रिसीट ऑफ ऑर्डर. ऑब्वियसली ऑफ द रिसीट ऑफ द ऑर्डर, जब तक मिलेगा नहीं तब तक हाउ विल आई डिसाइड वेदर आई नीड टू गो फॉर द अपील और नॉट. तो 45 डेज फ्रॉम द रिसीट ऑफ द ऑर्डर आपको अपील फाइल करनी है. इफ देयर इज अ सफिशिएंट कॉस्ट तो एक्सटेंशन आपको मिल जाएगा सेट से. अब एक्सटेंशन वाली बात हर जगह होती है, लेकिन टाइम लिमिट्स थोड़ी अलग अलग है. कई जगह बता रखा है एक्सटेंशन कितने का, तो उसके अंदर ज़्यादा कोई आप समराइज नहीं कर सकते. इसके अंदर आप एक समरी के लिए मैं आपको हेल्प करता हूँ. दैट मेजरली जहाँ पे भी आप ट्रिब्यूनल्स देखोगे, DRT, सैट, एपीलेट ट्रिब्यूनल, मेजरली हर जगह आपको 45 डेज ही मिल जाएगा. सो यू कैन नोट दैट आगे जब हम रिवाइज करेंगे. ओके, अब हाउ टू डिस्पोज ऑफ, इसके साथ डील कैसे करना है, डिस्पोज ऑफ कैसे करना है. सैट हैज टू डील विद इट एक्सपीडिशियसली एंड एंडेवर शैल बी मेड टू डिस्पोज ऑफ विद इन 6 months. ठीक है, तो उसको कोशिश की जाएगी कि डिस्पोज ऑफ करे, एंडेवर शैल बी मेड. तो ये टाइम लिमिट कोई रेस्ट्रिक्टिव नहीं है, इसके अंदर कोई ठोस टाइम लिमिट, एक टाइम स्ट्रिंजेंट प्रोविजन नहीं है ये. उन्होंने बोला एक्सपीडिशियस कर लेना, फास्ट कर लेना, एंड मेक एन एंडेवर टू डिस्पोज इट ऑफ विद इन 6 months, राइट? अब सैट से भी आपको प्रॉब्लम है. अब आपको सैट से भी प्रॉब्लम है. किसी को लगा कि सैट ने डिसीजन सही नहीं दिया, प्लीज गो टू द सुप्रीम कोर्ट अंडर सेक्शन नंबर 15Z एंड ओनली ऑन द क्वेश्चन ऑफ लॉ. So you would be clear with this particular term. What do you mean by question of law? Basically
two grounds of appeal can be formed. One is question of law and one is question of fact. Law मतलब जो provisions है, provisions की interpretation है, provisions में there is any lacuna, तो उन चीज़ों के ऊपर वो डील करता है. Question of fact मतलब कोई चीज़ एक्चुअल बेसिस पे ये चीज़ हुई है नहीं हुई है, फॉर एग्जाम्पल कोई मनी ट्रांसफर हुआ नहीं हुआ, उसका लॉ से रिलेशन नहीं होता है. तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जनरली आप देखोगे, जनरली का एक्सेप्शन भी बताऊंगा, जनरली दे डील ओनली ऑन द क्वेश्चन ऑफ लॉ. बट प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में जो हम पढ़ेंगे हाई कोर्ट का, वहां पे लिखा गया है लॉ प्लस फैक्ट, राइट. तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग लॉजिकली सोचो उसमें काफी सारे फैक्ट्स का भी इंपॉर्टेंस होता है कि मनी लॉन्ड्रिंग में देयर इज जनरली सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शंस क्रिएटेड, मेनी लेयर्स आर क्रिएटेड, तो वहां पे फैक्ट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वहां पे वो दोनों दे दिया, राइट. सो मेजरली यू विल सी क्वेश्चन ऑफ लॉ ओनली फॉर हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट. ये आपके लिए एक और पॉइंट हो गया लर्निंग का. सो ओनली ऑन द क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड विद इन 60 + 60 डेज, ये होता है एक्सटेंशन इफ सफिशिएंट रीजंस आर प्रोवाइडेड. अनदर पॉइंट टू नोट इन मेजरली आप देखोगे आगे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के रिस्पेक्ट में 60 + 60 डेज होते हैं, ठीक है. एक्सटेंशन उन्होंने सिर्फ नहीं बता रखी है, दे प्रोवाइड 60 डेज का ही मैक्सिमम एक्सटेंशन. तो बाकी जगह जैसे हम पढ़ेंगे तो एक्सटेंशन इफ सफिशिएंट कॉज, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में मेजरली 60 डेज + 60 डेज दे हैव स्पेसिफाइड द टाइम लिमिट फॉर एक्सटेंशन आल्सो, राइट. ये दो स्पेशल पॉइंट्स हैं जो मैंने ऐसे डाल दिए थे. सिविल कोड का कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है, ये आप सब में लगाना पॉइंट, ये पॉइंट आपको सब में लगाना है, ठीक है. सेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है इसका. नो जुरिस्डिक्शन ऑफ सिविल कोड व्हेन वी हैव स्पेसिफाइड सैट एंड ये सारे कोड्स हमने बता दिए, तो फिर नॉर्मल सिविल कोड का इसके अंदर कोई रोल नहीं है, कोई भी इसके अंदर जुरिस्डिक्शन उसका नहीं है. ये आपको आगे के एक्ट्स में भी ये आपको काम आएगा, हर जगह मैंने स्टेट नहीं करा है. ऑल्सो अगर कोई सेटलमेंट होती है 15 GB में, अब देखो उन्होंने सेटल कर दिया आपके लिए मामला, आपने सेटलमेंट करवा लिया, अमाउंट वगैरह आपने डिस्कस कर लिया है, तो आफ्टर दैट द अपील कैन नॉट बी फॉर्म्ड बिकॉज सेटलमेंट आपके साथ बातचीत होके ही होती है. सो यू कैन नॉट गो एंड फाइल एन अपील अगेंस्ट द ऑर्डर विच इज पास्ड अंडर सेटलमेंट, राइट. तो ये भी पॉइंट आपका आगे काम आएगा, कहीं पर सेटलमेंट होगी तो अपील फाइल नहीं होगी, राइट. सो आई होप सेबी एक्ट क्लियर है. नाउ लेट्स कम टू द सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956. नाउ इसके अंदर हम दो तरीके के डील करेंगे, एक नॉर्मल प्रोविजंस, एक लिस्टिंग एंड डीलिस्टिंग के रिस्पेक्ट में, राइट. लिस्टिंग एंड डीलिस्टिंग इज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंड टाइम सेंसिटिव मैटर, तो उसके रिस्पेक्ट में थोड़ी सी टाइम लिमिट्स टू अपील और ये सारी चीजें थोड़ी सी कम है. लेट्स स्टार्ट. देखो इसमें दो चीजें हैं. अगर देखो पब्लिक कंपनीज का क्या होता है, पब्लिक कंपनी वांट्स टू गेट इट्स कंपनीज लिस्टेड, देन इट हैज टू फाइल एन लिस्टिंग एप्लीकेशन टू द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज जैसे NSE में, BSE में, एंड इट हैज टू कंप्लाई विद द लिस्टिंग एग्रीमेंट. तो सारा वो कंडीशंस कंप्लाई करने के बाद इट गोज टू द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कि प्लीज हैव द this is my listing application and please have my securities listed. Now the national stock exchange और जो भी हमारा recognized stock exchange RSE हम कह सकते हैं इसको, तो recognized stock exchange अगर मना कर देता है refusal to list the securities, तो हम बात करेंगे 22 and 22A के बारे में. और एक बार लिस्ट होने के बाद आगे जाके सपोज इट गेट्स डीलिस्ट, मतलब सिक्योरिटीज लिस्ट हो गई थी एंड फ्यूचर में वो मार्केट से हटवा दी जाती है, स्टॉक एक्सचेंज से हटा दी जाती है, देन उसका वी विल स्टडी सेक्शन नंबर 21A, राइट. तो पहले तो हम बात करते हैं कि हम आपके पास आए, हम स्टॉक एक्सचेंज के पास आए, हमने बोला हमारी सिक्योरिटीज को लिस्ट करो, बट द स्टॉक एक्सचेंज हैज डिनाइड अस, राइट. सो स्टार्ट करते हैं पहले सेक्शन नंबर 22. अब मेरे पास एज अ कंपनी ऑप्शन होता है कि मैं या तो CG के पास जाऊंगा, तो CG का अलग सेक्शन है एंड सिक्योरिटीज एप्लीकेशन ट्रिब्यूनल का भी आपका अलग सेक्शन है, राइट. सो लेट्स स्टार्ट. Section number 22. Right of appeal against refusal of stock exchange to list securities of public companies. अब refusal अगर होता है, अगर कंपनी को रिफ्यूज़ किया जाता है, कंपनी या फिर कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स भी इसके अंदर कवर्ड होती है, तो या तो कंपनी की सिक्योरिटीज या फिर कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स को मना किया जाता है, तो फर्निश्ड द रीजंस. ऑब्वियसली एज अ कंपनी और कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम अगर वो एप्लीकेशन लेके जाते हैं और मना किया जाता है, तो इट विल रीजनेबली एक्सपेक्ट कि रीजंस तो दो, आपने मना क्यों किया है, तो प्रोवाइड अस द रीजंस, राइट. नाउ रीजंस प्रोवाइड होने के बाद हम अपील फाइल करेंगे, तो टाइम लिमिट इसके सबसे पहले ध्यान रखना 15 डेज. इसका लॉजिक मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूँ. लिस्टिंग, डी लिस्टिंग, दीज आर टाइम सेंसिटिव मैनर्स, तो उसमें फटाफट हमें करवाना पड़ता है, तो टाइम थोड़ा सा कम, तो 45 - 30 दिमाग में रख लो, 15 दिन. तो 15 दिन के अंदर अंदर अपील फाइल करनी है. 15 दिन किससे देखने हैं? अगर आपने मुझे रीजंस दिया, एक बात बताओ, जब तक द स्टॉक एक्सचेंज विल नॉट प्रोवाइड द रीजंस टू द पब्लिक कंपनी और कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, इट कैन नॉट डिसाइड वेदर इट हैज टू फाइल अपील और नॉट, बिकॉज वी डोंट नो द रीजंस आर वैलिड और नॉट. सो अनलेस एंड अंटिल यू प्रोवाइड मी द रीजंस, आई कैन नॉट डिसाइड वेदर आई नीड टू गो फॉर एन अपील और नॉट. सो 15 days टाइम पीरियड विल बी कंसिडर्ड फ्रॉम द डेट द रीजंस आर रिसीव्ड, इफ दे आर रिसीव्ड. नहीं मिलता तो भी हम देखेंगे. देखो, तो 15 दिन फ्रॉम द डेट ऑन विच द रीजंस फॉर रिफ्यूजल आर फर्निश्ड. तो ये कब लगेगा? ऑब्वियसली व्हेन रीजंस आर फर्निश्ड.
when reasons are furnished. अब अगर फर्निश ही नहीं हुआ, मतलब उन्होंने एप्लीकेशन डिस्पोज ऑफ ही नहीं करा, उन्होंने मुझे दिया ही नहीं रीजंस, तो उस केस में 15 डेज फ्रॉम एक्सपायरी ऑफ स्पेसिफाइड टाइम ये आपको इसी तरीके से लर्न करना, क्योंकि आईसी है, आपको इसके टाइम लिमिट्स में डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, दिस इज इन अकॉर्डेंस विद योर आईसीएस स्टडी मटेरियल ओनली. तो एक्सपायरी ऑफ द स्पेसिफाइड टाइम प्लस एक्सटेंशन ऑफ मैक्सिमम 1 मंथ बाय सीजी. अब इसके अंदर एक्सटेंशन की टाइम लिमिट प्रोवाइड कर दी है, तो सीजी अगर अलाउ कर दे तो मैक्स टू मैक्स हमें एक्सटेंशन मिल जाएगा 1 मंथ का, और हम अपील फाइल कर पाएंगे. वो इस वाली बात के लिए, ठीक है, वो इन केस अगर रीजंस नहीं मिले. ठीक है, ये कब है? ओमिटेड और फेल टू डिस्पोज ऑफ द एप्लीकेशन फॉर परमिशन फॉर लिस्टिंग. तो ये वाली चीज इसके लिए, राइट. अगर रीजंस मिल गए तो उसके 15 दिन. ओके, अब ये एप्लीकेशन किसको जाती है? सीजी को जाती है अगेंस्ट रिफ्यूजल, ओमिशन और फेलियर. रिफ्यूजल मतलब मना कर दिया और रीजंस दे दिए, या फिर डिस्पोज ऑफ ही नहीं करी, मुझे रीजंस ही नहीं मिले. तो ये था 22. नाउ 22A सैट के पास जा रहे हैं. तो देखो अगेन रिफ्यूजल तो दो, अगर आप रिफ्यूजल कर रहे हो तो प्लीज प्रोवाइड अस विद द रीजंस. तो रीजंस फॉर रिफ्यूजल शैल बी प्रोवाइडेड. द कंपनी कैन फाइल एन अपील विद इन 15 डेज टू द सिक्योरिटीज एपेलेट ट्रिब्यूनल. और ये सेबी एक्ट का ही होता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए. तो ये सैट के पास जाएगा. इसमें कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम नहीं लिखा है, ध्यान रखना. एंड इफ स्टॉक एक्सचेंज फेल्स और ओमिट्स टू डिस्पोज ऑफ द लिस्टिंग एप्लीकेशन, उन्होंने एप्लीकेशन डिस्पोज ऑफ ही नहीं करा, मुझे रीजंस मिले ही नहीं है, तो अपील विल बी विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ द स्पेसिफाइड टाइम. आपको यही टर्म लर्न करना है, ये आप स्टडी मटेरियल में भी चेक कर सकते हो, इसी तरीके से है. तो उसके हिसाब से आई हैव केप्ट द प्रोविजंस, राइट. तो स्पेसिफाइड टाइम के 15 दिन में मैं जा सकता हूँ. अब ये 15 दिन का टाइम, जैसे हमने वहां पढ़ा कि इस वाले केस में व्हेन द रीजंस आर नॉट प्रोवाइडेड, एक्सटेंशन मिलती है. वहां पे सीजी एंड 1 मंथ, यहाँ पे सैट एंड 1 मंथ. तो एक्सटेंशन ऑफ 1 मंथ पॉसिबल इफ सफिशिएंट कॉज इज शोन. तो यहाँ पे सैट हम एक्सटेंशन दे देगा, राइट. अब डिस्पोजल ऑफ अपील क्या है? एक्सपीडिशियस डीलिंग प्लस इंडिवर टू डिस्पोज ऑफ विद इन 6 मंथ, सेम एज सेक्शन नंबर 15T. ये हमारा 15T जैसे हो गया कि कोशिश कर लेना, अगेन नॉट अ स्ट्रिंजेंट टाइम लिमिट, राइट. अब सैट ने आपको ऑर्डर दे दिया है, अब आगे क्या करें? अब हमें सैट का ऑर्डर से वी आर नॉट हैप्पी, वी आर एग्रीड. इफ यू आर एग्रीड बाय द ऑर्डर ऑफ सैट, यू कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट विद इन 60 days ऑन क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड एक्सटेंशन ऑफ 60 days पॉसिबल इफ सफिशिएंट कॉज शोन. इजंट दीज प्रोविजंस एग्जैक्टली द सेम एज वी डिस्कस्ड कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में 60 days प्लस 60 days एंड क्वेश्चन ऑफ लॉ. तो आई थिंक ये लर्न करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी, अब नो जुरिसडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, हर जगह कॉमन लगेगा. नाउ व्हाट हैपेंस इफ माय सिक्योरिटीज वर लिस्टेड बट इन फ्यूचर दे वर डीलिस्टेड, प्लीज प्रोवाइड अस द अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड एंड द रीजंस. ठीक है, तो ये जो अपॉर्चुनिटी मैंने शॉर्ट में लिखा, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मुझे प्रोवाइड करी जाएगी. एंड इफ आई थिंक द रीजंस फॉर दैट यू हैव प्रोवाइडेड फॉर डीलिस्टिंग आर नॉट वैलिड, देन लिस्टेड कंपनी, मैं कौन हूं? आई मतलब लिस्टेड कंपनी या फिर एग्रीड इन्वेस्टर. एग्रीड इन्वेस्टर कैसे आ गया? मैंने पैसे लगा रखे थे. ये चीज हमने रिफ्यूजल टू लिस्ट में क्यों नहीं बात करी? इफ द कंपनी सिक्योरिटीज आर नॉट लिस्टेड एट द फर्स्ट इंस्टेंस, तो फिर आगे जाके कोई इन्वेस्ट भी नहीं कर रहा है. लेकिन इन दिस पर्टिकुलर केस व्हाट इज हैपनिंग, दैट लिस्ट हो चुका है, लोगों ने पैसा लगाया होगा. लेट से मैंने XYZ लिमिटेड में पैसा लगा दिया, तो ऑब्वियसली आई हैव द शेयर्स एंड आई एम एन इन्वेस्टर, एंड देन द कंपनी शेयर्स गेट डीलिस्टेड. तो उसमें मेरे को भी तो दिक्कत हो सकती है. सो आई विल बी द एग्रीड इन्वेस्टर. तो लिस्टेड कंपनी XYZ लिमिटेड इन माय केस और एग्रीड इन्वेस्टर, ये जाएगा सिक्योरिटीज एपेलेट ट्रिब्यूनल के पास. विद इन 15 दिन जाएगा, मैक्सिमम 1 मंथ इफ सफिशिएंट कॉज इज शोन. तो ये 15 दिन आपका सेम एज रिफ्यूजल टू लिस्ट सिक्योरिटीज है, और ये 1 मंथ आपका ऊपर वाले के एक्सटेंशन जैसा है. तो ये भी आपकी लर्निंग के लिए कुछ टिप्स बन गई है, राइट. नाउ ये जनरल अपील है. अब जनरल अपील मतलब कोई भी एग्रीड पर्सन बाय एन ऑर्डर ऑफ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर ऑफ और सेबी. तो ये जनरल आपके 3 चीजें हो गई, इनके अगेंस्ट मुझे कोई भी दिक्कत है. 22B, C, D शैल अप्लाई टू दीज अपील्स. ये हमारे थोड़े से प्रोसीजरल सेक्शन है, इसको अभी आप छोड़ सकते हो. टाइम लिमिट मैंने क्या बताया था आपको, जनरली एपेलेट ट्रिब्यूनल, सैट, DRTs में 45 days प्लस एक्सटेंशन इफ सफिशिएंट कॉज. इसके अंदर एक्सटेंशन जनरली डिफाइंड नहीं होती है, राइट. एक्सटेंशन का टाइम लिमिट डिफाइंड नहीं होता है. ऊपर वाले में भी जब हमने एपेलेट ट्रिब्यूनल सैट का पढ़ा था, या 15T का, उसमें भी नहीं था. सो विद इन 45 days प्लस एक्सटेंशन इफ सफिशिएंट कॉज इज शोन. एंड उसका डिस्पोजल कैसे किया जाएगा? एक्सपीडिशियस एंड इंडिवर टू डिस्पोज ऑफ विद इन 6 months. सो एक्जैक्टली लाइक 15T, नो स्ट्रिंजेंट टाइम लिमिट. अच्छा, कहीं पे भी आप ध्यान रखना, स्पेशल कोर्ट्स जो होते हैं, स्पेशल कोर्ट्स के जो अपील्स एंड रिविजन जाती है, वो उसके रेलिवेंट हाई कोर्ट में जाती है, और उसको कोर्ट सेशंस कोर्ट की तरह मान लिया जाता है. तो जिस हाई कोर्ट का जुरिसडिक्शन होगा उस वाले पे वो डील करेगा, राइट. तो ये 26C कहता है, तो इसको आप हर जगह याद रख लेना. इसको मैं एक ही बार डिस्कस करके छोड़ रहा हूँ. सो सेबी एक्ट एंड सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन
रेगुलेशन एक्ट इज आई थिंक क्लियर. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट. अब फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट में एक हमने प्रोविजन पढ़ा हुआ है विद रिस्पेक्ट टू कन्फिस्केशन. तो कन्फिस्केशन अगर होता है जो 29 में हम पढ़ते हैं, तो कन्फिस्केशन कैन बी डन बाय सेशंस कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से भी और बाय एनी ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. तो देखते हैं इफ देखो विच हाई कोर्ट एक हाँ बाय देखो फर्स्ट वी आर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पार्ट ऑफ द कन्फिस्केशन. इफ एनी पर्सन इज एग्रीड बाय एन ऑर्डर ऑफ कन्फिस्केशन मेड बाय कोर्ट ऑफ सेशन. तो अगर कोर्ट ऑफ सेशन ने करा है तो वो जाएगा हाई कोर्ट के पास. तो वो जाएगा हाई कोर्ट के पास. और कौन से हाई कोर्ट के पास? टू विच सच कोर्ट सेशन इज सबऑर्डिनेट. तो जिसके भी जुरिस्डिक्शन के अंडर वो कोर्ट सेशन आ रहा होगा, राइट. बट व्हाट इफ द ऑर्डर ऑफ कन्फिस्केशन इज एडजुडिकेटेड बाय ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. तो उस केस में आप जाओ कोर्ट ऑफ सेशन के पास. बात क्लियर है? बाकी तो सब कुछ सेम है, बाकी कोई इशू नहीं है, राइट. अब नेक्स्ट इन दोनों के ही रिस्पेक्ट में ये तो हमने बात कर ली कि किसने ओरिजिनल कन्फिस्केशन ऑर्डर डाला है. हम उसके ऊपर वाले अथॉरिटीज में चले जाएंगे. कोर्ट सेशन ने करा तो हाई कोर्ट में जाएंगे और ऑफिसर बाय सीजी ने करा है तो कोर्ट सेशन में जाएंगे. कितने टाइम में? विद इन 1 मंथ एक्सटेंशन +1. तो इसके अंदर 1+1, इसके अंदर 1+1. तो ये आपको याद रख सकते हो. ये थोड़ा सा स्पेसिफिक ही है कि 1+1 है, इसमें 45 डेज नहीं है, इसमें 1+1 है. नाउ अगेंस्ट अदर ऑर्डर्स, कुछ और ऑर्डर्स होते हैं जैसे सेक्शन 5 का ऑर्डर ऑफ सीजी स्पेसिफाइंग एन ऑर्गेनाइजेशन टू बी ऑफ पॉलिटिकल नेचर. ये आपके मटेरियल में सेक्शन 3 के रिस्पेक्ट में होगा, जिसमें हम प्रोहिबिट करते हैं कुछ स्पेसिफिक पॉलिटिकल नेचर के रिस्पेक्ट में ऑर्गेनाइजेशंस को, और वो सीजी का ऑर्डर होता है. तो ये सेक्शन 5. और सेक्शन नंबर 6 रिफ्यूजल टू ग्रांट प्रायर परमिशन फॉर एक्सेप्टिंग फॉरेन हॉस्पिटैलिटी बाय सर्टेन स्पेसिफाइड पर्सन. सेक्शन 9 ऑर्डर बाय सीजी प्रोहिबिटिंग एनी पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम रिसीविंग फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन. या सेक्शन 12 में रिजेक्शन एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन और प्रायर परमिशन. तो अगर वो सीजी रिजेक्ट कर देता है कि हम आपको नहीं देंगे सर्टिफिकेट या फिर प्रायर परमिशन, या फिर रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर दिया जाता है. तो ये सारी जो सीजी के ऑर्डर्स के रिस्पेक्ट में है, अगर किसी को इससे कोई दिक्कत है, एग्रीड पर्सन है, तो प्लीज गो टू हाई कोर्ट. लोकल लिमिट्स, अभी ये होता है ना हाई कोर्ट कौन सा, इट डिपेंड्स. जो भी जहाँ पे भी द कंसर्न पर्सन है वो जहाँ पे ऑर्डिनरी रिसाइड करता है या प्राइमरीली वर्क्स फॉर गेन, तो मैंने पूरी लैंग्वेज यहाँ पे नहीं डाली है, द एग्रीड पर्सन रिसाइड्स, उसके उस पर्टिकुलर जगह के हाई कोर्ट में ये अपील जाएगी. विद इन 60 डेज जाएगी. यहाँ पे कोई एक्सटेंशन की बात नहीं है, राइट. तो 60 डेज लेकिन आपको मिल गया है. एंड एक और चीज़ आपने नोट करना, कहीं पे भी हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट दोनों नहीं मिलेंगे आपको, हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट मिलेंगे, राइट. सो आई होप यहाँ तक क्लियर है. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट. इसके अंदर ऐसा अपील नहीं है, इसके अंदर एक एप्लीकेशन है, नहीं अपील ही है, सॉरी. सेक्शन नंबर 34 सेटिंग असाइड द आर्बिट्रल अवार्ड. अब जैसे आर्बिट्रल अवार्ड आता है एंड किसी पार्टी को लगता है कि इसके अंदर कोई इशू है, इसके अंदर कुछ गलती है, उसके अलग अलग आपने ग्राउंड्स पढ़ रखे, वी आर नॉट गोइंग इन डिटेल्स ऑफ दैट. अब पढ़ते हैं कि किसी पार्टी को अगर कोई दिक्कत है तो अपील फाइल करने से पहले ही हैज टू प्रोवाइड अ प्रायर नोटिस टू द अदर पार्टी. व्हाट ही विल प्रोवाइड? दैट आई एम प्रेफरिंग एन अपील अगेंस्ट दिस पर्टिकुलर आर्बिट्रल अवार्ड, सो यू शुड ऑल्सो नो. तो प्रायर इन्फॉर्मेशन हम उसको देकर चलेंगे. किसको अपील फाइल करेंगे? कोर्ट को. कोर्ट मतलब क्या, ये आपको याद होगा सेक्शन नंबर 2 में. इफ आपने नहीं करा तो इसको एक बार ब्रीफ रीडिंग ले लेना कि इंटरनेशनल है या अदर्स है, उसमें कोर्ट पूरा डिफाइंड है, बाय हार्ट लर्न करने की जरूरत नहीं है. टाइम विद इन 3 months ऑफ रिसीविंग द आर्बिट्रल अवार्ड. तो जब आर्बिट्रल अवार्ड पास किया जाएगा बाय द ट्रिब्यूनल, उसके 3 महीने के अंडर मुझे अपील फाइल करनी है. एंड एक्सटेंशन हो सकता है 30 दिन का. तो ये भी बड़ा ही स्पेसिफिक टाइम लिमिट है, तो इसके अंदर भी आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, लर्न हो जाएगा. 3 months + 30 days. एंड डिस्पोजल कैसे? एक्सपीडिशियस, लेकिन इसके अंदर एक स्ट्रिंजेंट टाइम लिमिट लगा दी है. इसके अंदर एंडीवर नहीं बोला है, इसके अंदर मैक्स टू मैक्स 1 year फ्रॉम द डेट द नोटिस वॉज सर्व टू द अदर पार्टी. मतलब कौन किससे लिंक किया जा रहा है ये वाला पार्ट, ये वाले पॉइंट्स. जब से अदर पार्टी को नोटिस दी जाएगी उसके 1 साल के अंडर तो ये डिस्पोज ऑफ करनी ही करनी है. नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट सेक्शन, नेक्स्ट चैप्टर, सरफेसी एक्ट 2002. तो इस वाले में बेसिकली 4 सेक्शंस है. एप्लीकेशन फॉर्म में ये स्टार्ट होता है. उसकी सीरीज किससे स्टार्ट होती है? सेक्शन नंबर 17, फिर हम पढ़ते 17A, देन वी गो टू सेक्शन नंबर 18, देन 18B और 18C जो कवीट के रिस्पेक्ट में वो भी हम पढ़ के चलेंगे, ठीक है. तो सिक्योरिटीज एसेट रिकंस्ट्रक्शन के एक्ट में फर्स्ट स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर 17. अब देखो
वी स्टडी सेक्शन नंबर 13 एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। सेक्शन 13 के सबसेक्शन 4 में देयर आर 4 मेजर्स विच आर प्रोवाइडेड जो सिक्योरिटी क्रेडिटर ले सकता है आफ्टर कंप्लाइंग विद द नोटिस और वो सारी चीजें करने के बाद। अब एज अ जिसके अगेंस्ट वो मेजर्स लिए गए जो बोरोर है उसको लगता है कि इस बंदे ने जो मेजर्स लिए 13(4) के दीज आर रॉन्ग, देन आई हैव अ राइट टू अप्लाई टू DRT। आई हैव अ राइट टू अप्लाई टू DRT। मैंने क्या बताया था, सारे ट्रिब्यूनल्स में जनरली 45 डेज है, इसके अंदर भी 45 डेज है, ध्यान रखना। तो विद इन 45 डेज आई विल गो टू द DRT एंड मैं उसको बोलूंगा ये जो मेजर्स लिए गए ये गलत है, ये जो मेजर्स लिए गए ये गलत है। अब देखो थोड़ा सा इसको फॉर्मली स्टडी करते हैं। बाय होम एनी पर्सन इंक्लूडिंग द बोरोर हु इज एग्रीव्ड बाय द मेजर्स ऑफ 13(4) बाय सिक्योर क्रेडिटर। तो 13(4) के मेजर्स में हो सकता है बोरोर को दिक्कत हो सकता है, कोई और एग्रीड पार्टी भी हो उस एसेट से रिलेटेड, कुछ बिजनेस से रिलेटेड, तो वो भी बंदा जा सकता है। एक चीज ध्यान रखना, इट डज नॉट इंक्लूड द रीजंस बाय द सिक्योर्ड क्रेडिटर फॉर नॉट एक्सेप्टिंग हिज रिप्रेजेंटेशन और ऑब्जेक्शन। बिफोर 13 सबसेक्शन 4 जो नोटिस वगैरह जाती है उसके अंदर द बोरोर कैन प्रोवाइड रीजंस। वो रीजंस बता सकता है कि मैं इसको ऑब्जेक्ट क्यों कर रहा हूँ, वो रीजंस बता सकता है कि मैं इसको ऑब्जेक्ट क्यों कर रहा हूँ। बेसिकली वो एक रिप्रेजेंटेशन देता है या फिर ऑब्जेक्शन देता है एंड द सिक्योर क्रेडिटर में रिजेक्ट दोस। ये जो आप वो बोलेगा कि ये जो आप मुझे रिप्रेजेंटेशन और ऑब्जेक्शन दे रहे हो, आई एम रिजेक्टिंग दोस ड्यू टू दीज रीजंस। ये सिक्योर्ड क्रेडिटर दे रहा है बोरोर को, तो बोरोर उस रीजंस के अगेंस्ट अपील नहीं फाइल कर सकता है, एप्लीकेशन नहीं फाइल कर सकता है, वो एप्लीकेशन फाइल करेगा अगेंस्ट द मेजर्स टेकन, राइट। तो देखो DRT के पास जाएगा, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, विद इन 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ मेजर, और इसके अंदर कोई एक्सटेंशन नहीं है। अब डिस्पोजल कितने टाइम में किया जाएगा ये भी थोड़ा सा यूनिक ही है, तो इसमें भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, आप लर्न कर पाओगे। एक्सपीडिशियसली डील किया जाएगा एंड डिस्पोज ऑफ विद इन 60 डेज, लेकिन इफ द सर्कमस्टांसेस रिक्वायर तो वो थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकता है। एक्सटेंशन जब करेगा ही विल प्रोवाइड रीजंस, वो रिकॉर्ड करेगा अपने साथ प्रॉपर रिकॉर्ड्स में कि मैंने रीजंस क्या है, व्हाई आई एम एक्सटेंडिंग द पीरियड ऑफ 60 डेज, बट ही हैज टू एंश्योर दैट टोटल पेंडेंसी पीरियड इंक्लूडिंग द ओरिजिनल 60 डेज शुड नॉट एक्सीड 4 months, राइट। सो टोटल पीरियड शुड नॉट एक्सीड 4 months। अब 4 महीने पूरे हो गए, स्टिल DRT ने जो है काम नहीं किया है, सो एनी पार्टी कैन गो टू द एपेलेट ट्रिब्यूनल एंड से दैट द टोटल पीरियड ऑफ 4 months granted to the DRT has expired, please file an order, एक डायरेक्टिव इशू करो आप द एप्लीकेबल DRT को कि एक्सपीडिशियसली इस एप्लीकेशन को डील करो बिकॉज द 4 months टाइम पीरियड हैज बीन कंप्लीटेड। तो देखो 4 months अब स्टिल नॉट डिस्पोज्ड ऑफ, देन एनी पार्टी कैन गो टू द एपेलेट ट्रिब्यूनल फॉर डायरेक्टिंग द DRT फॉर एक्सपीडिशियस डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशन एंड AT may मेक एन ऑर्डर। तो उसको लगता है तो वो ऑर्डर कर देगा, तो वर्ड वी आर यूजिंग द वर्ड मे, राइट। तो अगर सेक्शन 17 आई होप इट इज क्लियर, अगर बोरोर जम्मू कश्मीर का है, अगर बोरोर इज ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर, तो उस केस में एप्लीकेशन DRT को नहीं जाएगी, एप्लीकेशन शैल गो टू द डिस्ट्रिक्ट जज। बाकी सारे प्रोविजंस एज इट इज, राइट। अब मुझे DRT का जो ऑर्डर आया है, आई एम एग्रीड बाय दैट, काइंडली गो टू एपेलेट ट्रिब्यूनल, अब देखो इसके अंदर 30 डेज है, इसलिए मैं स्टार्ट में आपको ये नहीं बोला कि सारे ट्रिब्यूनल्स, मैंने कहा था मेजॉरिटी, क्यों, इसके अंदर 30 डेज है, राइट। तो ये आप एक एक्सेप्शन की तरह मार्क कर सकते हो एंड बाकी में लिख सकते हो 45 डेज ही है हर जगह, ओके। सो एनी पर्सन एग्रीड बाय द DRT ऑर्डर कैन फाइल एन एप्लीकेशन टू एपेलेट ट्रिब्यूनल विद इन 30 डेज। बट क्या ऐसा हो सकता है कि एनी पर्सन में प्लान की यार अपील फाइल कर देते, थोड़ा डिले कर लेते, देखा जाएगा आगे? नो, यू हैव टू prove your genuineness. How will you prove your genuineness? You have to deposit some amount. What is that some amount? देख लो 50% और 25%, पहले मैं बताता हूँ किसका, ऑफ व्हाट, द अमाउंट ऑफ डेट ड्यू फ्रॉम हिम एज क्लेम्ड बाय सिक्योर क्रेडिटर और डिटरमिन्ड बाय DRT व्हिचएवर इज लोअर। अब देखो जाहिर सी बात है DRT जनरली सिक्योर क्रेडिटर से ज्यादा तो अमाउंट बोलेगा नहीं, पर हो सकता है, सो वी आर सेइंग व्हिचएवर इज लोअर, उसका 50% आपको डिपॉजिट करना है बिफोर फाइलिंग एन अपील। एंड एक और चीज, ये 50% जो है ये 25% तक भी लेके आया जा सकता है इफ द ट्रिब्यूनल थिंक्स, तो वो रिकॉर्ड कर लेगा अपना, इसको 25 रीजंस रिकॉर्ड करके इसको 25% पे ले आएगा, ठीक है। तो वो इसमें नॉर्मल तरीके से अपने रीजंस भी रिकॉर्ड कर लेगा। तो एप्लीकेशन फाइल करने से पहले आपको वो अमाउंट को है जो डिपॉजिट करना है टू प्रूव योर जेन्युइननेस। अब ये हमने बोला बेसिकली सेक्शन नंबर 17 में DRT के अगेंस्ट हम जाते हैं सेक्शन नंबर 18 में टू एपेलेट ट्रिब्यूनल। नाउ व्हाट अबाउट द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट
जो डिस्ट्रिक्ट जज में हम गए हैं विथ रिस्पेक्ट टू स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अंडर सेक्शन नंबर 17A, उसके अगेंस्ट हम जाएंगे हाई कोर्ट सेक्शन नंबर 18B, अपीलेट ट्रिब्यूनल में नहीं जाएंगे। तो देखो अगेंस्ट 17A ऑर्डर बैलेंस इज एवरीथिंग सेम एज सेक्शन नंबर 18, वही 50-25% सारा कुछ सेम है, राइट। और एक और सेक्शन है, सेक्शन नंबर 4 में उसकी अपील की बात होती है। ARC एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के रिस्पेक्ट में भी स्टडी सेक्शन नंबर 3, अगर RBI ने उसका जो है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया तो इट कैन फाइल एन अपील टू CG विद इन 30 डेज। बस ये वाला पॉइंट आप लर्न कर लेना। ये छोटा सा मैंने डायग्राम बनाया है। सेक्शन नंबर 17 के अगेंस्ट सेक्शन नंबर 18 में जाएंगे, जम्मू कश्मीर का केस होगा तो 17A के अगेंस्ट 18B में जाएंगे, राइट। एंड 18C के जो नोट केवीट इसमें प्रोविजंस लगते हैं, अगर किसी ने फाइल कर दिया केवीट तो बिफोर फाइलिंग एन एप्लीकेशन और अपील आई हैव टू नोटिफाई द अदर पार्टी दैट आई एम इंटेंडिंग टू गो फॉर द अपील और एप्लीकेशन, और उसके जो पीछे के डिस्क्लोजर्स वगैरह होते हैं, जो भी आप एप्लीकेशन के पीछे लगाते हो इनक्लोजर्स, वो भी उसकी कॉपी उसको देनी पड़ती है। तो ये जस्ट मैंने आपको रेफरेंस के लिए बता दिया है। सो दिस वाज माय सरफेसी एक्ट, सिक्योरिटीज एसेट रिकंस्ट्रक्शन के रिस्पेक्ट में ये प्रोविजंस लगते हैं विद रिस्पेक्ट टू एप्लीकेशंस एंड अपील, राइट। कमिंग टू नेक्स्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। अब इसके अंदर जो है अपीलेट ट्रिब्यूनल से हम स्टार्ट करेंगे। सेक्शन नंबर 25 एंड सेक्शन नंबर 26, 25 इंपॉर्टेंट नहीं है, 26 इंपॉर्टेंट है। 25 में बताया जाता है द अपीलेट ट्रिब्यूनल इस वाले एक्ट का इज दैट विच इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर स्मगलर्स एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेटर्स फॉर फ्यूचर प्रॉपर्टी एक्ट 1976। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बट एक बार आपको पता होना चाहिए। अब इसके अगेंस्ट, इस पर्टिकुलर सेक्शन में हम किसके अगेंस्ट जा रहे हैं? वी आर गोइंग अगेंस्ट द ऑर्डर्स ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी एंड अदर अथॉरिटीज अंडर दिस एक्ट। अब देखो कौन जाएगा? डायरेक्टर और एनी एग्रीड पर्सन, either the director will go and any agreed person। एंड सेक्शन नंबर 12 आपको याद होगा प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का, जिसके अंदर रिपोर्टिंग एंटिटी के रिस्पेक्ट में बताया जाता है कि उनको रिकॉर्ड्स वगैरह मेंटेन करता है। तो उसके रिस्पेक्ट में कभी कभार डायरेक्टर का कोई ऑर्डर आ जाता है रिगार्डिंग फाइन, या कोई भी वो ऐसे ऑर्डर पास कर देता है जिससे द रिपोर्टिंग एंटिटी इज एग्रीड। सो देखो इसके अंदर एनी रिपोर्टिंग एंटिटी एग्रीड बाय एनी ऑर्डर ऑफ डायरेक्टर मेड अंडर सेक्शन 13 सबसेक्शन 2, तो ये भी इसके अंदर कवर्ड है। और डायरेक्टर और एनी एग्रीड पर्सन भी इसके अंदर कवर्ड है अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी और एनी अदर अथॉरिटी, राइट। टाइम लिमिट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, सब जगह आपको 45 डेज मिलेगा। एक एक्सेप्शन हमने कहाँ पढ़ा है? अपीलेट ट्रिब्यूनल सेक्शन नंबर 18 सरफेसी, राइट। तो वो इतना आप नोट करते जा सकते हो ये सारी चीज़ें। तो 45 डेज के अंदर जो है अपील फाइल हो जाएगी। एक्सटेंशन अगर सफिशिएंट कॉज होगा तो शो कर देंगे, इसके अंदर कोई स्पेसिफिक बता नहीं रखा है, लेकिन यहाँ पे एक स्पेसिफिक पॉइंट ये बता रखा है कि बिफोर ग्रांटिंग द एक्सेप्शन, बिफोर ग्रांटिंग द एक्सटेंशन प्रायर अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड शैल बी गिवन, कि हम एक्सटेंशन क्यों दें, और दे तो आपका कोई व्यू है क्या तो आप हमें एक्सप्रेस कर दो, या अदर पार्टी को बोला जाएगा, राइट। डिस्पोजल एज यूजुअल वही वाली बातें लिखी हुई है कि एक्सपीडिशियस कर लेना और इंडेवर करना विद इन 6 मंथ्स, तो नॉट अ वेरी स्ट्रिंजेंट टाइम लिमिट। सिविल कोड का कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है। अब हमें दिक्कत है अपीलेट ट्रिब्यूनल से, वी विल गो टू हाई कोर्ट। हमें दिक्कत है अपीलेट ट्रिब्यूनल से, सो वी विल गो टू हाई कोर्ट विद इन 60 डेज। तो 60 डेज आपको हमारा हो गया पे फैक्ट मेड, एंड एक्सटेंशन कितना है? 60 डेज। तो 60 + 60 अगेन यहाँ पे भी है, तो वी हैव डिस्कस दिस ऑलरेडी कि हर जगह आपको मेजरली यहाँ पे 60 + 60 डेज ही मिलेगा। एंड इन द स्टार्ट आई टोल्ड हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, जहाँ पे भी अपील्स आएंगी दे आर इन क्वेश्चन ऑफ लॉ एक्सेप्ट प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। दिस इज एन एक्सेप्शन, लर्न कर लो, इसलिए रेड में है ग्राउंड्स, क्वेश्चन ऑफ लॉ और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, राइट। तो ये आपको लर्निंग के लिए इजी मिल जाएगा। बाकी ये जनरल बता रखा है, अपील्स एंड रिवीजन में आपको पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि स्पेशल कोर्ट का जो होता है ट्रीट एज कोर्ट ऑफ सेशन एंड हाई कोर्ट में अपील फाइल हो जाएगी। दिस इज नॉट वेरी मच रेलिवेंट, ये आपको एक जनरलाइज में पहले ही बता चुका हूँ। नाउ लेट्स कम टू फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। इसके अंदर बेसिकली देयर आर 3 सेक्शंस डीलिंग विद द स्पेशल डायरेक्टर अपील्स एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल, सेक्शन नंबर 17, 18, 19। तो लेकिन 19 आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, आप ICAI का बोर्ड ऑफ स्टडीज का अनाउंसमेंट में चेक कर सकते हो, सेक्शन 19 हैज बीन एक्सक्लूडेड। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर 17 एंड 18। देखो सेक्शन नंबर 17 क्या बात करता है? सेक्शन नंबर 17 स्टार्ट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट शैल अपॉइंट, इसके अंदर जो अथॉरिटी है उसको लर्न कर लो, स्पेशल डायरेक्टर अपील्स। CG शैल अपॉइंट स्पेशल डायरेक्टर अपील्स एंड स्पेसिफाइज जुरिस्डिक्शन। अब अपील कौन फाइल करेगा? एनी पर्सन एग्रीड। किसी को भी अगर लगा कि ये ऑर्डर ठीक नहीं है, कौन सा ऑर्डर, इसमें अथॉरिटी लर्न करना अच्छे से, ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, और वो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कौन है? AD, नाम कर लो AD, असिस्टेंट एंड डेप्यूटी, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट एंड डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट। अगर ये दोनों एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है तो उनके अगेंस्ट यू विल गो टू स्पेशल डायरेक्टर अपील्स अंडर सेक्शन नंबर 17 ऑफ फेमा एक्ट। टाइम 45 डेज, ठीक है। ये भी देखो
45 डेज आपको आ गया लाइक ट्रिब्यूनल ओनली। एक्सटेंशन मिल जाएगा अगर सफिशिएंट कॉज है, इसके अंदर भी स्पेसिफिक टाइम एक्सटेंशन का टाइम लिमिट हमने नहीं बता रखा है। सो मेजरली अगेन अगर आप एक्सटेंशन देखोगे तो कहीं पे भी ज़्यादा मेंशन नहीं है, एक्सेप्ट जो हमने सीजी या सिक्योरिटीज़ के रिस्पेक्ट में जो लिस्टिंग डीलिस्टिंग का पढ़ा था वहाँ पे 1 मंथ के बारे में हमने बात करी थी। डिस्पोजल के लिए यहाँ पे कोई भी बात लिखी नहीं है, कोई भी प्रिस्क्राइब नहीं है, इंडीवर एंड एक्सपीडिशियस वाली बात भी नहीं लिखी गई है, राइट। सो नो टाइम लिमिट हैज़ बिन प्रिस्क्राइब। नाउ सेक्शन नंबर 18 जो है वो इतना रेलिवेंट नहीं है, ठीक है। इसमें बस बता रखा है कि अपीलेट ट्रिब्यूनल जो है वो पीएमएलए जैसा ही है जो स्मगलर्स एंड उसका वाला एक्ट का पड़ा था। दिस इज नॉट रेलिवेंट। सेक्शन 19 आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, लेकिन इट इज रेलिवेंट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेक्स्ट पर्टिकुलर पार्ट। तो उतना मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ। अगर सीजी या एग्रीड पर्सन को कोई भी दिक्कत है, अगर सीजी या एग्रीड पर्सन को कोई भी दिक्कत है कौन से ऑर्डर से, जो ऊपर या तो स्पेशल डायरेक्टर अपील्स में फाइल हुआ है, मतलब ऑर्डर जो स्पेशल डायरेक्टर अपील्स ने फाइल करा है, या फिर हमने ऊपर क्या पढ़ा था, वी स्टडीड दैट द अपील शैल बी फाइल्ड टू स्पेशल डायरेक्टर अपील्स इफ the adjudicating authority happens to be assistant or deputy director of enforcement. What if the adjudicating authority is apart from these two posts? तो उस केस में आपको सीधा आना है अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास, ठीक है। तो मैं आपको एक बार दोबारा बताऊंगा, एक बार पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। अगर स्पेशल डायरेक्टर अपील्स का ऑर्डर है तो उसके अगेंस्ट आप अपीलेट ट्रिब्यूनल में आओगे, जिसको भी दिक्कत है वो आ जाए। एंड एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी वॉज अदर देन असिस्टेंट और डेप्यूटी डायरेक्टर, तो उस केस में जो हमने सेक्शन 17 में ऊपर पढ़ा, तो उस केस में वो यहाँ आ जाए। आई एम समराइजिंग इट अगेन। इफ द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी against whose order you are filing an appeal happens to be assistant or deputy director, you will go to special director appeals. If you are still not satisfied with the order of special director appeals, if CG और the agreed person जो भी पार्टी होगी उसको दिक्कत है स्पेशल डायरेक्टर अपील्स के ऑर्डर से, प्लीज गो टू द अपीलेट ट्रिब्यूनल अंडर सेक्शन 19 के रिस्पेक्ट में आपको लर्निंग नहीं करनी जरूरत, अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत रेलिवेंट है। लेकिन तो स्पेशल डायरेक्टर अपील्स के बाद अपीलेट ट्रिब्यूनल। बट इफ इन ओरिजिनल केस ओनली द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी हैपन टू बी समवन अदर देन असिस्टेंट और डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट, देन यू नीड टू गो डायरेक्टली टू द अपीलेट ट्रिब्यूनल। तो वी कैन से कि अगर डायरेक्टली कोई बंदा आता है तो इट इज अ ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है। एंड अगर हम कहते हैं कि स्पेशल डायरेक्टर अपील्स के अगेंस्ट आ रहा है तो इट इज अ रिविजनरी ज्यूरिसडिक्शन। तो इसके पास दोनों है, इसके पास दोनों है, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक द प्रोविजंस आर क्लियर। लेकिन अब अपीलेट ट्रिब्यूनल से आपको दिक्कत है, आपको मतलब सीजी या फिर अक्यूज जो भी होगा उसको कोई दिक्कत है, अपीलेट ट्रिब्यूनल से भी खुश नहीं है, देन यू कैन प्लीज मूव टू हाई कोर्ट। पीएमएलए एंड फेमा में सुप्रीम कोर्ट नहीं है, लर्न कर लो। पीएमएलए एंड फेमा में सुप्रीम कोर्ट नहीं है, तो यू कैन मूव टू दी हाई कोर्ट। टाइम देख लो एज यूजुअल 60 + 60 डेज, ये हम हर जगह पढ़ते हैं, तो अब आपको लर्निंग में दिक्कत नहीं आएगी। एंड कौन से हाई कोर्ट, इफ सीजी एप्लीकेशन फाइल कर रही है तो डिपेंड्स अपॉन द लोकेशन ऑफ रिस्पॉन्डेंट। अगर मोर देन 1 रिस्पॉन्डेंट है तो कोई भी रिस्पॉन्डेंट के वही जो वेयर ही ऑर्डिनरी रिसाइड्स और वर्क्स फॉर गेन उसके वाले हाई कोर्ट में चले जाना। एंड अक्यूज्ड है तो वो अपने लोकेशन के हिसाब से हाई कोर्ट में चला जाएगा जिस स्टेट का है, राइट। सो दीज वर द मेजर पॉइंट्स। और एंड गाइज वन मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कॉमन पॉइंट रहता है विद रिस्पेक्ट टू द ट्रिब्यूनल्स, कि जब भी वो अपील आएगी इट विल गिव द अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू द पार्टीज, उनकी पूरी बात सुनी जाएगी, वॉट एवर द पॉइंट्स दे हैव टू स्टेट। उसके बाद इट में कन्फर्म, वेरी और सेट असाइड दी ऑर्डर, जिसके ओरिजिनल ऑर्डर के अगेंस्ट जो अपील फाइल हो रही है तो ओरिजिनल ऑर्डर को या तो द अथॉरिटी कैन कन्फर्म और सेट असाइड और वेरी, एंड द कॉपीज ऑफ ऑर्डर विल बी सेंड टू द रिस्पेक्टिव पार्टीज एंड दे हैव टू कंप्लाई विद दोस्त। तो ये तो आपका कॉमन पॉइंट है, ये अलग से मैंने डिस्कस नहीं करा है, ये आपको हर एक जगह अथॉरिटीज ऑफ ट्रिब्यूनल वगैरह में तो लगाना ही लगाना है, राइट। इसके सिवाय आपको IBC का हम डिस्कशन नहीं कर रहे। एंड आई सिंसियरली होप कि इसके बाद आपको अपील्स की जो रिवीजन अगर करनी होगी तो अप्रॉक्सीमेटली 30 मिनट्स में यू आर गेटिंग द एंटायर रिवीजन अलॉन्ग विद द शॉर्ट पॉइंट्स जो आपको हेल्प करेंगे टू रिटेन एंड इफेक्टिवली रिमेंबर फॉर द एग्जाम्स पार्ट, राइट। एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ दोज एग्जाम्पल्स जहाँ पे मैंने आपको समरी, जो मैंने लास्ट वीडियो विद रिस्पेक्ट टू CA लॉ आई हैड डिस्कस 5 इफेक्टिव टिप्स, उसमें मैंने एक समरी की वीडियो बनाई थी कि समरी आपको कैसे प्रिपेयर करनी है। तो दिस कैन बी यूज एज एन एग्जाम्पल आगे के लिए भी आपको कोई और समरीज प्रिपेयर करनी है तो, राइट। एंड प्लस जहाँ पे भी मुझे लगा कि और समरीज आई कैन हैव देम अपलोडेड बिकॉज दिस पर्टिकुलर दीज काइंड ऑफ वीडियोज आई एम मेकिंग इन द एक्स्ट्रा टाइम, जो क्लासेस को छोड़ के जो भी नॉर्मल चल रही है। सो इट माइट टेक सम टाइम टू अपलोड मोर एंड वो मैं लेकिन अपलोड कर दूंगा। एंड सेकेंडली अमेंडमेंट्स के रिस्पेक्ट में भी जो डाउट्स काफ़ी की क्वेरी आई थी, तो विद इन 3 डेज जब दिस वीकेंड, तो संडे मंडे, जैसे आई एम अपलोडिंग दिस वीडियो बाय 4 सितंबर, तो आपको संडे या मंडे से पहले यू विल गेट अ डिटेल्ड अमेंडमेंट वीडियो एंड कंटेंट विल बी एग्जैक्टली कवर्ड इन द मैनर दैट वी यूजुअली डू, पूरा हैंड रिटन मैनर में प्रॉपर लॉजिकल एनालिसिस के साथ,
राइट. सो आई होप दिस पर्टिकुलर पार्ट वॉज यूजफुल. इफेक्टिवली अगर आपको इस चीज़ का बेनिफिट लेना है, आई विल रिकमेंड यू आफ्टर डूइंग द कोर्स वॉच इट वंस, एंड आप 1.5 दिन में भी देख सकते हो, राइट. सो ऑल द बेस्ट, स्टडी वेल, टेक केयर, वी विल मीट इन अनदर रिविजन लेक्चर. बाय.